तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, दैट इज बेसिकली हमारा था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसके जो प्रॉब्लम्स हम लोग न्यूमेरिकल्स बेसिकली एक्सरसाइज हम लोगों ने शुरू किया था, उसकी आज सेकंड क्लास है जिसमें हम लोगों ने 1.1 से लेकर 1.12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे 1.13। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का मेन जो एसेंस मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन 1.12 में जो गिवन था टू स्फेरिकल स्फीयर्स था हमारे पास। तो दो स्फेरिकल सिस्टम, एक स्फीयर ए रखा गया और एक स्फीयर क्या रखा गया आपके लिए, स्फीयर बी रखा गया। ये बोला गया कि ये दोनों जो स्फीयर है ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ए और बी आइडेंटिकल है, ठीक है। और दोनों में चार्ज कितना था, क्यू क्यू, सेम चार्ज हम दोनों में रख दिया। क्या बोला गया क्वेश्चन में हमें कि आप एक काम कीजिए, इसमें एक थर्ड चार्ज ले आइए। क्या ले आइए, एक थर्ड चार्ज ले आइए। एक थर्ड चार्ज जो भी क्या हो, आइडेंटिकल हो, ए बी के जैसा ही है ना। ये क्या हो गया अपना थर्ड चार्ज। बट ये क्या होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ये क्या होगा आपका कंडीशन इसका क्या है, ये अनचार्ज है। क्या है ये, अनचार्ज है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, इस सी को ए का टच में लाइए, फिर इस सी को बी का टच में लाइए। एंड में जो हमारे पास जो कंडीशन होगा उसमें ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, वो कंडीशन क्या होगा। तो हमारा ये स्टेप 1 है, मान के चलिए ऐसा कंडीशन है पहले। तो पहला कंडीशन क्या बोला, फर्स्ट जब हम ऑपरेट करेंगे स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज को, इस सी वाले स्फीयर को ए से क्या करेंगे, कांटेक्ट में ले जाएंगे। तो स्टेप 2 में अगर आप देखिएगा इसको, तो इस तरीके का कुछ कंडीशन होगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्फीयर सी, ओके, जो चार्ज लेस है। अब इस चार्ज को हमको क्या ले आना है, इसको कांटेक्ट में, कैसे कांटेक्ट में लाना है, ए नंबर के, ये स्फीयर ए के जो आइडेंटिकल है इसका सेम साइज में, ठीक है। ये एक हमारा स्फीयर हो गया। दूसरा, इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज क्यू है। तो कांटेक्ट के कारण क्या होगा, इससे चार्ज, ए से चार्ज किस में ट्रांसफर होगा, सी में होगा। किस तरीके से ट्रांसफर होगा, जितना चार्ज होगा दोनों में मिलाकर, इसमें चार्ज कितना है, पहले में सी में चार्ज कितना है, 0 है। ए में चार्ज कितना है, क्यू है। और उसको आप हाफ कर दो, उतनी अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो कंडीशन हमें देखने को क्या मिलेगा, हमको जो कंडीशन अभी देखने को मिलेगा वो कंडीशन क्या होगा एग्जैक्टली, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको जो देखने को मिलेगा वो होगा, ये जो हमारा अनचार्ज जो स्फीयर था सी, उस अनचार्ज स्फीयर सी में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, Q/2। और फिर जो हमारा चार्ज स्फीयर था ए, जिसमें कि चार्ज कितना था, Q था अपना, वो Q वाला स्फीयर का चार्ज किस कंडीशन में आ जाएगा, वो आइडेंटिकल स्फीयर जो है इसमें भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, ठीक है। बी में तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, तो ये हमारा बी जैसा था वैसा ही रह गया। बी में चार्ज अभी कितने का है, Q अमाउंट का है। अब क्या बोला गया है, ये जो स्फीयर है सी, इसको फिर किसके साथ ले जाना है, कांटेक्ट में, बी के कांटेक्ट में ले जाना है। तो अभी हम लोग स्टेप 3 का डिस्कशन करते हैं कि स्टेप 3 में फिर क्या होगा। तो स्टेप 3 का अगर हम डिस्कशन करें तो स्टेप 3 में आप देखिए क्या होगा, जब इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब सी को बी के कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये अपना सी हो गया, ओके, ये अपना क्या हो गया, सी हो गया। और इसके पास अभी चार्ज कितना है, फिलहाल इसके पास चार्ज है हाफ, माने हाफ Q/2। इसके कांटेक्ट में किसको लाएंगे अभी हम, इसके कांटेक्ट में अभी हम लाएंगे चार्ज बी को। तो जैसे ही हम चार्ज बी को इसका कांटेक्ट में लाएंगे, ये भी आइडेंटिकल है दूसरे का, ठीक है, इसके पास चार्ज कितना है, Q है। अब इन दोनों के बीच में चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो दोनों के बीच में चार्ज कितना है, सी के पास है Q/2, ठीक है, और बी के पास कितना है, Q है। इन दोनों का क्या कर दो आप, हाफ कर दो। तो इन दोनों का जब आप हाफ करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 3Q/4 आ जाएगी। इसका मतलब इच स्फीयर में सी और बी में कितने चार्ज होंगे, वो कंडीशन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सी के पास जो चार्ज हो जाएगा, ये अपना हो गया क्या, सी स्फीयर। इसके पास चार्ज कितना आ गया, अभी फिलहाल ये अपना आ गया 3Q/4, ओके।
और फिर बी के पास अपना चार्ज कितना आ गया, जो अपना बी स्फीयर है, बी स्फीयर के पास अपना जो चार्ज आ गया वो आ गया अपना इसके पास भी 3q/4। क्लियर है। अब जो ए स्फीयर था उसके पास कितना चार्ज है, यहाँ देखो कितना है, q/2। ये स्फीयर अपना ए हो गया, उसके पास चार्ज अपना कितना हो गया, q/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है ए और बी के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, बेसिकली दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी, ये फोर्स आपकी कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था 1.12 में, वहाँ से मैं वैल्यूज विदड्रॉ कर लेता हूँ कि वहाँ पर डिस्टेंस का जो वैल्यू गिवन था वो आर की वैल्यू कितना था, 0.5 मीटर गिवन था, और चार्ज जो क्यू की वैल्यू थी, क्यू की वैल्यू कितनी थी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये गिवन था हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, और पहला चार्ज कितना है 3q/, ये बेसिकली अपना ए था। ठीक है, और ये कितना हो गया 3q/4, और दूसरा वाला कितना हो गया q/2 अपॉन r²। ठीक है, अपॉन r²। इसको अगर हम सॉल्व करके लिख लेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0, और ये कितना हो गई अपनी 3q² अपॉन 8r²। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर q का वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसको डाल दीजिए, r का वैल्यू गिवन है हमारे पास, हम इसको यहाँ पर डाल देंगे तो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट का कंटिन्यूएशन में है ना, उसी का कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू एयर के लिए तो 9 × 10⁹ हो गई, और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 इंटू चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का वैल्यू कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻7, इसकी स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, और फिर नीचे 8 टाइम्स आर की इसको, दैट इज 0.5 की स्क्वायर। जब इसको पूरी आप कैलकुलेशन कर लोगे, ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेटेड आ जाएगा 5.7 और 10⁻³ न्यूटन। ये आपका क्या होगा, दिस इज द बेसिकली रिपल्सिव फोर्स बिटवीन क्या, चार्ज ए एंड बी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था गिवन, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। ये 1.14 की क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या गिवन है आप उसको देखिए। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली गिवन है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पार्टिकल का पाथ गिवन है। ठीक है, एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है, और एक पार्टिकल 3 है। क्वेश्चन क्या है कि फिगर 1.33 शोज द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। ये तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं 1, 2 और 3 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिवन साइन ऑफ, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। ये 3 चार्ज इनका क्या आपको डिफाइन करना है, साइन डिफाइन करना। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो, है ना। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहली बात है तो देखिए, ये ऊपर वाली जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे वाली क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए 1 और 2 पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब जो पार्टिकल अपना 1 एंड 2 है, ये ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, ये नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए आपके, नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है ना, थर्ड चार्ज पार्टिकल को आप देखिए वो किधर अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है। इसके मतलब इसको क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगी। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है कि किसका E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए
ई बाई एम रेशियो अगर आप बात करें तो बेसिकली जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी का क्या होगा, ई बाई एम रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग सा लेक्चर बनाऊंगा ई बाई एम रेशियो का डिटेल स्टडी के लिए। तो इसमें क्या है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाइस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो बेसिकली क्या है, क्यू बाई एम। अगर हम ई चार्ज अगर कोई भी हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का केस में लेते हैं तो इसको ई बाई एम रेशियो भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का केस के लिए। तो ई बाई एम रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन भी क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन तीनों में आप देखिए 1, 2 और 3, इन तीनों में डिफ्लेक्शन किस में है, सिंस हम लिख सकते हैं सिंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन सोर्स करता है, सोर्स कौन, सोर्स है ना, ये सोन बाई लिख देते हैं कौन, पार्टिकल 3, है ना। तो इसका क्या होगा आपका ई बाई एम रेशियो क्या होगा, हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस हम ये लिख देंगे कि जो पार्टिकल 3 है उसका क्या होगा, ई बाई एम रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। हैंस पार्टिकल 3 हैज़ ई बाई एम मैक्सिमम ई बाई एम रेशियो, है ना। ओके, इसको आप लिख लोगे और इसको मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी आंसर क्या होगी, ई बाई एम रेशियो 3 की मैक्सिमम होगी, और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, और ये क्या होंगे आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.15 का देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1.15 का जो क्वेश्चन वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें क्या पूछा है, बेसिकली ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻³ आई कैफ न्यूटन पर कूलम, यूनिट भी दे दिया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फील्ड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड। क्या बोला है कि स्क्वायर बनाना है, इसकी साइड कितने का है, 10 सेंटीमीटर ऑफ ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू yz plane. What is the flux through the same square if normal of its plane max 60 डिग्री with x axis। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या गिवन है, पहले आप इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए तो आपको समझने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये अपना हो गया x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, और ये अपना z एक्सिस। x एक्सिस की और जो यूनिट वेक्टर होती है अपनी आई कैप होती है, y की और क्या होती है z कैप, और z की और k कैप। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, आई कैप की ओर है। तो आप पहले इसको डिफाइन कर लो, यहाँ किसी कलर में हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको कलर में डिफाइन कर देंगे तो हमको दिखने को क्लियर रहेगा। मतलब इस साइड हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप की ओर। ठीक है, और हमारा जो प्लेन है वो प्लेन किस में है, इस प्लेन में है, बेसिकली वाईजेड प्लेन है। तो हमारा वाईजेड प्लेन को अगर हम यहाँ ड्रॉ कर लें, ये अपना क्या हो गया, ठीक है, ये अपना वाईजेड प्लेन की इस तरीके से ये नीचे भी आएगा, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना वाईजेड प्लेन है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी है ना, इस यूनिट वेक्टर, ये जो हमारा एरिया है ना, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, है ना। अगर एरिया वेक्टर इधर होगी तो ई और ए के बीच में जो एंगल होगी बेसिकली थीटा होगी, है ना, वो थीटा कितने की होगी, 0 डिग्री की होगी। और ये जो स्क्वायर हमको बोला गया है ना, ये स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइड की वैल्यू कितना देके रखा है, 10 सेंटीमीटर देके हमको रखा है। तो बेसिकली हमको कैलकुलेट कर लेना है सारी चीज़ों को। तो इसकी जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसके लिए हमको साइड दे दिया है, साइड का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया अपना, 0.1 मीटर। ओके, अब एरिया निकालेंगे तो एरिया का वैल्यू कितना होगा,
साइड का स्क्वायर। अब साइड के स्क्वायर कर लेंगे तो 0.1 दी होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, हो गई कैलकुलेशन। अब सीधे हमको फ्लैक्स की वैल्यू लिखनी है। फ्लैक्स की फार्मूला कितनी होती है, E डॉट ए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया का डॉट प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर का। तो इसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर कितना, ए का मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ए भी लिख सकते हो। और कॉस कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁻3। ओके, एरिया कितनी हो गई, 0.01 मीटर स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बेसिकली अपनी आ जाएगी 1। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुल मिलाकर कितनी दे देगी, इससे एक हटा देंगे तो बेसिकली कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, 3 इंटू बेसिकली 10 बचेगा। ओके, ये 3 को हटा दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 10 बच गया आपका, 1 रह गया यहाँ से। तो 3 इंटू 10 बेसिकली कितना हो गया, 30। और फ्लैक्स की तो हो गई कैलकुलेशन, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ओबियसली होना भी नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये हमारा ए पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट था हमारा। बी पार्ट में क्या पूछा है, अगर एरिया वेक्टर की जो नॉर्मल की जो होगी ना, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन, है ना, मैक्स, ये जो प्लेन हो गया ना, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, कितना डिग्री का, ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बनाएगा आपका, 60 का मान लीजिए यहाँ पर एंगल बनाएगा। ये प्लेन है अपना, इस तरीके का प्लेन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है, तो कितना का एंगल लग जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, थीटा की वैल्यू इसमें कितनी हो गई आपकी, 60 की हो गई। अब कुछ नहीं करना है, बस फ्लैक्स निकाल दीजिए, सिमिलर चीज आपको निकालना है। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ई ए और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। ई ए का वैल्यू तो अपने पास ये 3 है, जो 10⁻3, ए का वैल्यू 0.01, और कॉस 60 का वैल्यू हो गया अपना हाफ। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड, दैट इज 30 इंटू हाफ। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा अपना कितना, 15। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसके अगर यूनिट हम लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ भी आप वही यूनिट लिखिए, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आंसर हो गई दोनों की, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.16 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। 1.16 में जो क्वेश्चन है उसमें एग्जैक्टली क्या पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्चुअल ढंग से भी आप देखिए क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ओके, वेट, हाँ, इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सरसाइज 1.15 वाला क्वेश्चन कोई पूछा, ठीक है, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, है ना, ओरिएंटेड सो दैट द फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को आप समझिए कि इसमें क्यूब का कंसेप्ट दे दिया, आपके पास क्या दिया है, क्यूब दे दिया, और क्यूब का साइड क्या है, 20 सेंटीमीटर, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस, जितने फेसेस हैं, आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। अगर ये सारे के सारे क्या हो जाए, कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अब इसमें देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ आपके लिए, ये एक्स ये वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा देखने में सुविधा होता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमारे पास डायरेक्शन पहले से फिक्स्ड है, वो क्या है, एक्स एक्सिस की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पर कोई क्यूब होगा, मान लीजिए इस तरीके का कोई क्यूब अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, अगर कोई हमारे पास यहाँ पर इसमें कोई क्यूब होगा, ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आ रही है अपनी, है ना, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये वाला सरफेस को ये छेद कर निकल रही है, और इस वाला सरफेस से क्या हो रही है, ये निकल जा रही है। तो अगर यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब बात कितनी है कि जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ घुस रही है उतने ही फील्ड लाइन्स यहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है ना। जितना यहाँ, अगर यहाँ पर 3 घुसा तो यहाँ से 3 निकला, इसका मतलब क्या है, नेट जो फ्लक्स की बात होगी, है ना। तो नेट जो फ्लक्स होगी, देखिए क्वेश्चन को देखिए यहाँ क्या बोला, ये नेट फ्लक्स पूछा, इसलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा
कि नेट फ्लैक्स पूछा है या कोई सरफेस से फ्लैक्स पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? नेट फ्लैक्स। तो जितनी घुस रही है उतनी क्या हो रही है? निकल रही है। इसलिए नेट फ्लैक्स की जो वैल्यू होगी अपनी कितनी हो जाएगी? 0 होगी। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है तो इस सरफेस की डायरेक्शन, इधर वाले सरफेस के डायरेक्शन के साथ एरिया वेक्टर का जो होगा उसकी एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री। और जब इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस एरिया भी इधर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। तो कुल मिलाकर इधर वाली जो फ्लैक्स होगी वो पॉजिटिव देगी आपको, और इधर वाली जो फ्लैक्स की होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। जो टोटल लिखोगे तो जितना पॉजिटिव, जो एफ नेट हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा? ई ए कॉस 180 डिग्री प्लस ई ए कॉस कितना होगा? 0 डिग्री। तो ई ए ये बेसिकली कितना होगा? माइनस ई ए होगा, और ये कितना होगा? ये रह जाएगा। तो दोनों कैंसिल होकर बेसिकली कितना देगा? 0। मैथमेटिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो नेट फ्लैक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1.17 वाले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और इसको हम लोग अभी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स, है ना, इंडिकेट्स द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ बॉक्स इज, है ना। फ्लक्स की वैल्यू गिवन, आपके पास कितना वैल्यू यहाँ पर गिवन क्या है क्वेश्चन में? फ्लक्स की वैल्यू गिवन, और फ्लक्स की वैल्यू कितना दे के रखा है? 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपको पहले में? नेट चार्ज बॉक्स के अंदर में कितना है। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है कि फ्लक्स की फार्मूला कितनी होती है। फ्लक्स की जो फार्मूला है, चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सिस्टम अपॉन एप्सिलॉन। बेसिकली ये अपना क्या होता है? ये अपना गॉसियन सरफेस के अंदर वाली चार्ज होती है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे। तो सॉल्व करके आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हमको निकालना है? क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू बेसिकली हमको निकालना है। तो कितना होगा? 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू गिवन है 8.0, है ना, इंटू 10⁻³ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सबको पता है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सब ऐसा नोट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस सारे चीज़ को कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू? ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाता है 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो अगर इसको हम माइक्रो कूलम में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.078। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, बस 0.07 लिखिए। कितना हो गया ये? माइक्रो कूलम। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला पार्ट में क्या पूछा है? इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 0, could you conclude that there are no charges inside the box? Why or why not? ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो अपना बॉक्स था, मान लीजिए ये अपना बॉक्स है, इस बॉक्स से जो बाहर निकलने वाली फ्लक्स अगर नहीं है, अगर ये नहीं है, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें अपना मतलब नेट फ्लक्स अंदर में नहीं है, नेट फ्लक्स 0 है? तो इसका कंक्लूजन तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में चार्ज की वैल्यू है या नहीं, इसलिए क्या है? इसलिए फ्लक्स नहीं है। ये पहला कंसेप्ट हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है कि इसके अंदर चार्ज हैं, लेकिन कैसा है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए एक दूसरे का कैंसिल करने के बाद क्या हो रहा है? फ्लक्स 0 हो जा रहा है। ये दो, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसके अंदर चार्जेस अगर हैं भी तो वो क्या है? सेम अमाउंट के हैं बट अपोजिट के हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या आपका? नेगेटिव है। क्लियर हो गई बात? ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 1.18 वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ये गॉसियन सरफेस का है, और
गॉस लॉ में का जो बेसिकली एप्लीकेशन है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस होता है या जो क्लोज सरफेस होता है, गॉस लॉ में बेसिकली जो हम क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करते हैं ना, गॉस लॉ एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। अब ये क्लोज सरफेस को बोला गया था कि ये रियल भी हो सकता है, आइदर ये इमेजिनरी भी हो सकता है ना। अगर ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम हवा में भी बात कर सकते हैं। हवा में बोलने का मतलब क्या, ख्याल ही बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका प्लेन दिया है, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे ये साइड कितने का गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर हाइट में। तो इसके साइड में अगर हम इस तरीके से एक साइड बना ले, इस तरीके से, है ना, तो एक स्फीयर हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा एक, है ना, एक स्फीयर यहाँ पर बना लेंगे और तब ये चार्ज सेंटर में आ जाएगा अपना। तो बेसिकली हम इसको क्या बना सकते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। बात समझ में? इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको हम क्या बना सकते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, मतलब इमेजिनरी क्यूब इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिजाइन होगा, इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा ये अपना क्यूब। इसको देखिए, ठीक है, ये साइड 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर का हम मान लेते हैं, और हाइट हो गया, अच्छा ये बाकी रह गया ना, तो ये भी अपना कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। और यहाँ सेंटर में का है, इस सेंटर में का कितना हाइट में, 5 सेंटीमीटर हाइट में यहाँ पर चार्ज अपना रखा हुआ है। यही बेसिकली कंडीशन। और कितने का रखा हुआ हो, 10 माइक्रोकूलम का रखा हुआ। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या गिवन है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आप देखिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, है ना, ये जो स्क्वायर है नीचे वाला, ये जो स्क्वायर था अपना नीचे वाला, ऊपर वाला तो हमने इमेजिनरी बनाया, इस स्क्वायर से कितना है, फ्लक्स की वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, इसमें टोटल फेसेस हैं अपने पास कितना, 6। तो 6 फेस से होकर कितना फ्लक्स जा रहा है आपका, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना जाएगा बेसिकली चार्ज, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द, क्या पूछा यहाँ पर हमारा, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ओके, तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर की जब वैल्यू हम लिखेंगे सीधे लिख दीजिए आप, इसके लिए कुछ करना नहीं हमको। तो ई एरिया और थीटा की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। डायरेक्टली देखिए, इससे इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज अंदर में होगा तो भी बाहर की ओर होगा सीधे, तो इसको हम लोग सीधे लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से एक्चुअली इसका एक अलग कंसेप्ट भी है कि अगर ये सिस्टम हमारा सिमेट्रिक सिस्टम है, तो सिमेट्रिक सिस्टम में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि सारे जगह में एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, बराबर की है ना। एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन सारा जगह में उसको अगर ये स्फीयर होता तो समझना और आसानी होता, तो सीधे आप इसको वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो बेसिकली वैल्यू होगी वो हमारे पास गिवन है, तो ये तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास चार्ज गिवन है। तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/6, और चार्ज इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। अब बस पुट कर लो वैल्यू, 1/6 चार्ज की वैल्यू अपने पास गिवन है, कितना है, 10 माइक्रोकूलम, है ना। तो 10 माइक्रोकूलम को हम कूलम में लिखेंगे, 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा अपना ये, ओके। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये पूरी के पूरी वैल्यू आपको दे देगी 1.88 इंटू 10⁻5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ओके।
इसमें कंसेप्ट क्या था, इसमें कंसेप्ट क्या था कि जो हमने गॉसियन सरफेस होती है, जो क्लोज्ड सरफेस होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में एग्जिस्ट हो। अगर वो नहीं है तो हवा में भी हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम इमेजिनरी कंसेप्ट भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन क्या है, सिस्टम अपना क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। हम ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो सिमेट्रिक हो और क्या हो, वो क्लोज हो, तब हम वहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बस केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन 1.19 में आप देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्ज कितना दिया है, 2.0 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर on 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेट फ्लक्स की बात पूछा है, तो आपको नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या करके देनी है, कैलकुलेट करके देनी है। तो जब भी हम नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो किससे पूछा, फिर हमको क्वेश्चन एक देखिए, ऑन एजेस ऑन 9.0 सेंटीमीटर ऑन इट्स एज, ठीक है। तो जब हम इसके लिए निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो नेट फ्लक्स की जो फार्मूला होती है उसी को हम लोग लिख लेते हैं, कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर गिवन क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, ये तो कांस्टेंट है 8.854 इंटू 10⁻12 और ये SI यूनिट में हो जाएगी कितनी, इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट हो जाएगी अपनी पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, हो गया, ये अपना यूनिट हो गया। और नेट चार्ज की वैल्यू तो हमने यहाँ लिख के रखा है, ये अपना चार्ज का वैल्यू हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। अब सीधे निकाल दीजिए क्वेश्चन कितना होगा, इसके लिए कितनी फ्लैक्स निकलेगी। तो सरफेस से जब हमको फ्लैक्स निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, थ्रू द सरफेस पूछा है। तो जब हम सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात पूछा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे वही फार्मूला से। फार्मूला में हम डाल देते हैं वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12, हो गई बात अपनी खत्म। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू जो कुल मिलाकर हमको दे देगी वो होगा 2 इंटू 26 इंटू 10⁻15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गई आपकी आंसर। अब सवाल आपका ये हो सकता है, सर पहले वाले क्वेश्चन में नेट फ्लक्स हम लोगों ने जीरो किया था, यहाँ पर नेट फ्लक्स जीरो कैसे नहीं हो रहा। पहली बात क्या है, पहले का क्वेश्चन हमारा कैसा था, इससे क्वेश्चन पहले हम लोगों ने क्या, इस तरह का कोई सिस्टम था ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से घुस रही थी उधर से निकल रही थी, ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कंडीशन दूसरा है, ये प्रीवियस कंसेप्ट था अपना, ठीक है। अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वो क्या दिया है, ये सिस्टम ही इस तरीके का है ना, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्यूब हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास ऐसा गिवन है, इसके अंदर ये चार्ज और यहाँ से फील्ड लाइंस बेसिकली फ्लक्स बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अगर आ रही है तो फिर नेट फ्लक्स आपको जीरो होना, कोई भी सिस्टम हो। ऐसा अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए एक हेमिस्फीयर का ऐसा कोई सिस्टम आपके पास गिवन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से आ रही है, ठीक है, और आपको पूछा गया कि नेट फ्लक्स कितना होगा, यहाँ जितना घुस रही है उतना यहाँ बाहर आ रही है, तो इस जगह में नेट फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर कहीं चार्ज रखा होगा, अगर चार्ज, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से हम पूछ देते तो इसकी आंसर अलग हो जाएगी। ऐसा कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर का इस सेंटर में यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, और इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछेंगे तो ये नॉन जीरो होगी, ये क्या होगी, ये नॉन जीरो होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस गिवन है इस तरीके से, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट वो जीरो होगी। इसलिए क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसको सॉल्व कैसे करना है ना। हमेशा नेट फ्लक्स जीरो होगा ऐसा भी नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.20 है ना। 1.20 में जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सॉल्व करने के लिए।
ओके, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.12 में पूछा गया है ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए वो पॉइंट चार्ज क्या फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रही है, और फ्लक्स की वैल्यू गिवन है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, passes through a spherical Gaussian surface area, है ना, passes through a spherical Gaussian surface of इसका रेडियस दिया है कितना 10.0 सेंटीमीटर, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन फिर क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर बी पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो पहली बात एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो फ्लक्स की जो कंसेप्ट है ना, जो नेट फ्लक्स होती है वो किस पर डिपेंड करती है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला है फ्लक्स का। तो अब देखिए फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज अंदर में है, उसका एरिया कितना बड़ा है, कितने रेडियस का। मान लीजिए यहाँ पर हमारा चार्ज है 6 कूलम, एक कंसिडर करते हैं 6 कूलम की चार्ज है। यहाँ हमने एक स्फीयर बनाया, फिर यहाँ एक स्फीयर बनाया, फिर एक स्फीयर बनाया, तो इससे जितना फ्लक्स जाएगा इससे उतना ही फ्लक्स जाएगा और इससे उतना ही फ्लक्स जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से कोई फील्ड लाइन पास होगा तो इससे भी पास हो, इससे भी पास हो, इससे भी पास हो, इससे भी दूसरा वाला, इस तीनों से पास हो रहा ना। तो नेट फ्लक्स की जो फ्लक्स होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का, इसका ए पार्ट का जो आंसर होगा, अगर हम उसकी रेडियस को डबल भी कर देंगे तो आंसर में क्या होगा, क्या होगा, उसका नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो नेट फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो वही रह जाएगी। आंसर के लिए कितना 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कोई चेंज नहीं होगी। क्लियर है बात, ओके, यही आंसर हो जाएगा उसके लिए। बी नंबर पार्ट में क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये हमको पता है, ये अपना फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स नेट फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे और हम लोग वैल्यू निकालेंगे। चार्ज इनक्लोज्ड बराबर हम निकल सकते हैं फाई नेट जो गिवन है अपने पास, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमको पता है। तो फ्लक्स नेट की वैल्यू गिवन है -1.0 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू हो गई 8.85 10⁻⁻12। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया। तो ये देखिए नैनो ऑर्डर में आ गया ना, 10⁻⁹ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम। ओके, दिस विल बी द नेट चार्ज इनसाइड द सिस्टम और स्फीयर। नेट चार्ज नेगेटिव है ना, नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाएगी। इसका मतलब जो सिस्टम है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, अपना सिंक के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पर अपना कोई स्फीयर होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंटर की ओर आएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, उधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, बाहर में कहीं से भी होगा, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगी, सिस्टम सिंक के जैसा बिहेव करेगा, सोर्स के जैसा बिहेवियर नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1.12 में। 1.12 में जो क्वेश्चन है आप उसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फटाफट लिखिए, रेडियस देके रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। इज हैज अननोन चार्ज, इसके पास कोई चार्ज है जो अननोन है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, 20 सेंटीमीटर अपार्ट में, ठीक है। ये जो रेडियस है ना, ये कौन सा रेडियस है, ये स्फीयर का रेडियस गिवन है, ठीक है। और आर डिस्टेंस बोलिए, ये डिस्टेंस बोला है, ये किसमें बोला है, डिस्टेंस में। आर डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 0. कितना आ गया आपका 0.2 मीटर में, है ना। तो 0.2 मीटर में हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, 0.2 मीटर में गिवन है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴
ये बेसिकली 3 है, ये 103 नहीं है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है ना, ये न्यूटन पर कूलम गिवन है। तो आपको, और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड है, मतलब अंदर की ओर हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, अंदर में जितनी भी चार्ज होगी। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, नेट चार्ज की वैल्यू आपको निकालने बोला है। तो स्फेरिकल सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला कितनी होती थी, 1/4πε0 Q टाइम्स आर स्क्वायर। तो इसको सीधे आप सॉल्व कर लेंगे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E टाइम्स 4πε0, ओके, और ये अपना कितना आ गया, आर स्क्वायर, ओके। तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, तो E की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ ओके, और इसकी वैल्यू जब लिखने जाएंगे तो 1/9 इंटू 10⁻9 लिखा जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये डिस्टेंस है, ये वाली आर नहीं लिखी जाएगी, ये आर लिखी जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, डाटा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको एग्जैक्टली। इसको आप देखिए, लिख लीजिए 0.2 का स्क्वायर, ओके। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगी वही आपकी क्या हो गई, इस क्वेश्चन की आंसर हो गई। इसको पूरे आप सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत इजी है कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.04 और ये 1.5, और कुल मिलाकर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका सॉल्व करने से आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻19 कूलम, 10⁻, ये 10⁻⁻9 कूलम आना चाहिए, ठीक है, ये 10⁻⁻9 कूलम, ये ऊपर जाएगा तो 9 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, 6.67, ये हो गया आपका नैनो कूलम में आंसर, ओके। और ये जो चार्ज है, देखिए यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये चार्ज हमने पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर हमको केवल क्या पूछा है, नेट चार्ज पूछा है, लेकिन ये चार्ज क्या इनवर्ड बोला, रेडियली इनवर्ड बोला, इसका मतलब ये चार्ज की जो वैल्यू होगा एग्जैक्टली नेगेटिव साइन में होगा, ठीक है, क्योंकि सिंक के जैसा बिहेव करेगा। तो नेट चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया 6.67 नैनो कूलम, दिस इज द चार्ज, ओके। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 1.12 वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है ये भी, और इसकी क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है अपने को, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 1.12 है, और 1.12 का जो क्वेश्चन है आप इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, और इस कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में एग्जैक्टली क्या गिवन है हमारे पास, उसकी डायमीटर गिवन है ना, और क्या दिया गिवन है हमारे पास, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर की वैल्यू हम लिख लेते हैं, और ये डायमीटर अपने पास जो गिवन है उस डायमीटर की वैल्यू गिवन है 2.4 मीटर। तो ऐसा अपना रेडियस लिख सकते हैं, कितना होगा, सीधे 1.2 मीटर, 2 से भगा कर दीजिए तो रेडियस मिल जाएगा आपको कैलकुलेट करके, ठीक है। है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू हो गई अपनी चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.12, और ये 1.12 का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो गिवन है वो गिवन है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है कि अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर की जो डायमीटर गिवन है वो डायमीटर है 2.4 मीटर, ओके। तो रेडियस की फॉर्मूला हो जाती है डायमीटर अपॉन 2, फटाक से आप निकाल लीजिए, 2.4 अपॉन 2 बराबर 1.2 मीटर, हो गई बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है,
कितना है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम कूलम में लिखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या पूछा, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो स्फीयर है अपना कोई इस तरीके का, अगर कोई स्फीयर होगा, ये पहला क्वेश्चन का अगर कोई स्फीयर होगा, ठीक है, उस स्फीयर का रेडियस अपने को गिवन है। तो ये अगर स्फीयर है अपना, है ना, कोई आर रेडियस को जो हमने निकाल के रखा 1.2 मीटर का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज बराबर क्या कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी टाइम्स टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², गुना कर देंगे हम लोग। इसकी वैल्यू हो गई 80 इंटू सिग्मा की वैल्यू 10⁻⁻6, है ना, 18 10⁻⁻6 हो गया। और फिर अपना रेडियस का 4 इंटू 3.14 और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 1.2 बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसको जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे अपने पास सारे वैल्यू कैलकुलेटेड आ जाएंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 1.447 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल फ्लक्स जो सरफेस को, ये जो सरफेस होगा अपना, ये यहाँ पर तो चार्ज हमने निकाल लिया, कितना चार्ज है, इतना चार्ज है अपने पास। ठीक है, और इसका रेडियस भी हमको पता है, कितने का रेडियस है ये 1.2 मीटर का, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है फ्लैक्स निकालते समय। ठीक है, तो फ्लैक्स की सीधी फॉर्मूला होती है चार्ज एनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला में हम सारी चीज़ों को बैठा देंगे। तो चार्ज एनक्लोज्ड का फॉर्मूला कितना हो गया अपने पास, वो 1.447 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये वैल्यू अपना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू अपने को कितना दे देगा, इसको जब पूरे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू देती है 1.63 इंटू 10⁸, है ना। और फ्लक्स की यूनिट आप लिख लो, फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गई अपनी फ्लक्स की वैल्यू, आंसर हो गया। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 1.13। ओके, इस 1.13 में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोला पहली बात, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 9 इंटू, ये 10⁴ है, ये 4 ऊपर है, 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस, है ना। आर की वैल्यू देके रखा कितना 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर को लिखें 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये अपना। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज लाइन चार्ज डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिख देना है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो अपना ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन शीट इज इक्वल टू कितना होता है लैम्डा अपन ये 2πε0 r। सारे वैल्यूज डाल दीजिए और इससे हमको लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो E टाइम्स 2πε0 r लिखना पड़ेगा। ओके, तो सारे वैल्यूज डाल देते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं सारे वैल्यूज को। तो लैम्डा इज इक्वल टू ई की वैल्यूज हो गई 9 इंटू 10⁴, 2 का 2, पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और आर की वैल्यू अपने पास गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेट नहीं करना है, इसकी मीटर लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हम लोग यूनिट लिख लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आता है 10, ठीक है, माइक्रो कूलम आएगा। माइक्रो मतलब ये आपको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा और इतना, ये आंसर हो गया।
माइक्रोकूलम पर मीटर। देखो ये क्या है ना, ये लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, ये आपका लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा को क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, है ना। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर SI में। तो इसलिए इसकी जो यूनिट होगी कूलम पर मीटर, ठीक है। ये एक्चुअली 10⁻⁻7 का ऑर्डर में आएगा, ये एग्जैक्टली आंसर नहीं है, रफ में कुछ पॉइंट आ सकता है, ये आपकी आंसर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बेसिकली वो 1.14 नंबर है क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप पहले ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या दिया है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, है ना, दो मेटल प्लेट्स बोला गया है, ठीक है, वो थिन है और क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एंड देयर इनर फेसेस, है ना, प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस। ओके, दैट मीन्स एक में अगर सिग्मा प्लस है तो दूसरे में क्या होगा आपका सिग्मा माइनस। मान लीजिए एक प्लेट ए नाम देते हैं हम लोग, उसको अगर नेमिंग कर देते हैं प्लेट ए, तो उसमें है 17, है ना, इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये गलत है, ये कितना है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बी में हम नेगेटिव मान लेते हैं, -17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गई अपनी चार्ज। ओके, अब क्या करना है हमको, इसमें फिर क्या गिवन है हमारे पास, और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा पहले हम लोग अभी देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस तीनों रीजन में, मतलब अगर इसको हम लोग ड्रॉ को कर लें तो समझने में सहूलियत होगा। एक प्लेट इस तरीके से दिया गया, एक इनफाइनाइट प्लेट है, इसको ए मान लीजिए, और एक दूसरा ये प्लेट बी है अपने पास, ठीक है, ये प्लेट क्या है आपका बी है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव सिग्मा, इसमें नेगेटिव सिग्मा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, फर्स्ट रीजन में कितना है, सेकंड रीजन में कितना है, और थर्ड रीजन में कितना है, ए बी और सी का तरीका। तो ए का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। मतलब इस फर्स्ट रीजन में अगर हमको पूछेगा, तो मैंने आपको बताया था पहले भी एक क्वेश्चन में, जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, आप क्या करो, ऊपर सबसे पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दो। तो जैसे आप वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दोगे, अब देखो इस चार्ज डेंसिटी के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0। सिमिलर इस थर्ड रीजन में आप देखो, यहाँ पर भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, तो इसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के कारण ये अट्रैक्टिव इधर हो जाएगा, और इसके कारण ये पॉजिटिव के कारण ये किधर रिपल्सिव इधर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 होगा। आपको ये समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, E0 = 0 हम क्यों लिख रहे हैं बार बार। तो इनफाइनाइट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, σ/2ε0, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती है, तो फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए जितना लेफ्ट में उतना राइट में, इसलिए कट के क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या करोगे, यहाँ के लिए चेक कर लें, यहाँ पर +1 पॉजिटिव चार्ज में रख दिया, तो ये प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और इस माइनस सिग्मा के कारण क्या डायरेक्शन इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो रही, तो ऐड हो जाएगी, मतलब σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, σ/ε0, ठीक है। इसका मतलब जो रीजन ए था, फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट रीजन में, है ना, ये हो गया 0, और सी का आंसर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम लोग बी का आंसर इन बिटवीन में जो क्वेश्चन देता ना, बिटवीन द प्लेट सी, ओके, दैट इज बी = 0 एंड सी = कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0। कुछ नहीं करना, सारे वैल्यूज आपको डाल देना है। सिग्मा का वैल्यू हमको पता है 17 इंटू 10⁻⁻22, और ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 1.92 इंटू 10⁻10, ओके, 10⁻10। क्लियर है बात।
और ये सारे वैल्यूज आ गए। इसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर कूलम, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी दिए जा सकते हैं। सपोज आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि भाई आपको 3-4 प्लेट दे दे, है ना। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए प्लेट ए दे दिया यहाँ पर ए, फिर एक प्लेट दे दिया बी, फिर एक प्लेट दे दिया सी, फिर एक प्लेट आपको दे दिया डी, और सबकी किसी भी रैंडमली कोई चार्ज बैठा देगा। इसमें प्लस सिग्मा दे देगा, इसमें प्लस सिग्मा दे देगा, इसमें माइनस सिग्मा, फिर इसमें प्लस सिग्मा। तो इसकी रीज़न डिफाइन कर लीजिए, एक ये नंबर 2, ये नंबर 3 रीज़न, ये नंबर 4 रीज़न, ये 5th नंबर रीज़न। अब सब जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, ठीक है। कहीं भी पूछ सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो यहाँ भी पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, या यहाँ पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है। कहीं भी कुछ आप निकाल सकते हो। मान लीजिए रेंडमली मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं भी अगर आपको निकालना है, कोई भी एक जगह पे अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो कोई भी एक जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखें, ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए इस जगह में, मान लीजिए बी और सी के बीच में, इस जगह में, तो क्या करना, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप रख दो। और एक सीरीज आप देखो, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव है, सिग्मा है, तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। बी के कारण, बी भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव होगी, बी के कारण इधर हो गई। सी के कारण क्या है, ये नेगेटिव है, तो सी के कारण नेगेटिव है, तो डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव यहाँ पर है, तो यहाँ से इधर होगी सी। और डी के कारण क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव होगी, इधर होगी डी के कारण। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा ये दोनों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, किस रीजन में, रीजन 3 में। तो ये 3 लिख लें शॉर्ट में हमको। तो कितना होगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर, इधर को, इधर को मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें इस तरीके से, ये एक्स और ये वाई होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और ये एक्स वेक्टर। होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन दे कहीं भी दे, आप इसके लिए निकालने की ट्राई करो। चलिए आज की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आएंगे जो एडिशनल जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, है ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपना अगला क्लास में। थैंक यू। ओके।